पिछले कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव अपने चरम पर था वो धीरे धीरे थमता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। आतंकियों को बचाने की उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे कि इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पक्ष में इतना खुलकर क्यों बोल रहा। क्या शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उस खबर का भी रुख करेंगे कि कैसे पाकिस्तान दोबारा घुटने पर आ गया और 20 दिन में ही हमारे बीएसएफ जवान को वापस कर दिया। जम्मू कश्मीर में कहां पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। साथ ही आखिरी बड़ी खबर का भी रुख करेंगे कि कैसे भारत के बहिष्कार से तुर्की का मालदीव जैसा हाल होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिश कपूर। आप इस समय देख रहे हैं India.com। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत इजरायली ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के 2 दिन बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को फोन किया था और कहा था कि इसके दोषियों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा था कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि इजराइल भारत को तब खुलकर समर्थन कर रहा है जब वो चारों तरफ खुद जंग से उलझा हुआ है। इजराइल और भारत का पुराना संबंध है। भारत के साथ इजराइल का एक खास रिश्ता है। इजराइल की कोशिश है कि वह इंडिया को और अपने करीब लाए। इजराइल के राजदूत ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। भारत और इजराइल में रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। वहीं पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी। ऐसे में दोनों देशों में राजनयिक संबंध नहीं है। इजराइल को लेकर पाकिस्तान के भीतर आए दिन हिंसक विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बना, तो वहीं 14 मई 1948 को इजराइल। लेकिन भारत ने भी इजराइल के गठन के खिलाफ वोट किया था। 1999 में कारगिल को लेकर भारत और पाकिस्तान भिड़े तो भारत ने इजराइल के राजनयिक संबंधों और मजबूत किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिर्देशक अमोस योरोन हथियार की एक आपातकालीन खेप के साथ भारत पहुंचे थे। दिलचस्प ये है कि अरब देशों से अच्छे संबंध होने के बावजूद अरब लीग से भारत को कश्मीर के मामले पर समर्थन नहीं मिला। हमेशा इस मामले में अरब लीग पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अब जब पाकिस्तान की बात हो रही है तो बात करते हैं वहां की सत्ता को लेकर। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ एक्शन से तिलमिलाए हुए हैं। यही कारण है कि वो हर दिन जहरीला बयान दे रहे हैं। अब लोगों को लगने लगा है कि ऐसा सिर्फ वो राजनीति में करियर बनाने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि वो अब अलग इमरान खान बनना चाहते हैं और पाकिस्तान का पीएम बनना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर भारतीय सेना को ही जिम्मेदार बता दिया। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद लगातार अफरीदी भारत के खिलाफ जहरीला बयान दे रहे हैं। रविवार को कराची में एक रैली में बोलते हुए पूर्व क्रिकेटर कप्तान ने पाकिस्तान की सेना की जवाबी कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने एक और झूठा दावा करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में निर्दोष बच्चों की जान ली, जबकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। अफरीदी ने कहा, आज हम सभी शांति के लिए एकजुट हैं। हमारा देश हमें शांति सिखाता है। जो लोग बिना सबूत के हम पर आरोप लगाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि हम लंबे समय से आतंकवाद के शिकार थे। हमने अपने 80, 90 यहाँ तक कि 1000 लोगों को खोया है। आप 10 मिनट के भीतर बिना किसी जांच के पाकिस्तान पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। उनकी यह टिप्पणी भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैन्य कार्रवाई के कुछ दिनों बाद की गई। हालांकि अब देखना यह होगा कि शाहिद अफरीदी का यह बयान उन्हें सत्ता दिला पाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान फिर से घुटने पर आ गया। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान लगातार पीछे हट रहा है। इसी कड़ी में एक और अच्छी खबर सामने आई। करीब 20 दिन से पाकिस्तान की हिरासत में रहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान पूनम शाह को पाकिस्तान ने भारत लौटा दिया। वह अटारी बागा बॉर्डर के रास्ते करीब 10:30 बजे सुबह स्वदेश लौटे। बीएसएफ ने जवान को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। असल में पूनम शाह 23 अप्रैल को गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे। वह पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे। बताया गया कि वह सीमा के पास तैनाती के दौरान किसान के ग्रुप को सुरक्षा में लगे हुए थे और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए अलग हटे थे। इसी दौरान अनजाने में पाकिस्तान की सीमा में वे प्रवेश कर गए, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। इस घटना के ठीक एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे।
इस घटना के कारण भारत पाक संबंध में तनाव और बढ़ गया था, जिसमें पूनम शाह के परिवार की चिंता और भी गहरा गई थी। हालांकि अब जवान की सुरक्षित वापसी हो गई है। अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में कहां पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बुधवार को उन्हें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इसमें राइफल, गोलियां और ग्रेनेड शामिल थे। यह सफलता ऑपरेशन केलर के तहत हुई। इसके एक दिन पहले ही लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर शाहिद सहित 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार मिले हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों ने घने जंगल में संयुक्त अभियान चलाया था। मंगलवार को इस अभियान में 3 आतंकवादी मारे गए थे। माना जा रहा है कि बरामद हथियार उन्हीं आतंकवादियों के हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तानी समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इनमें से 2 शाहिद और अदनान शोपिया के ही रहने वाले हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद इनके घरों को तोड़ दिया गया था। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसमें ज्यादातर पर्यटक थे। तीसरे आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर का। भारत के बहिष्कार से तुर्की का क्या मालदीव जैसा हाल होने वाला है। पिछले साल जनवरी में मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारत और मालदीव के बीच विवाद काफी बढ़ गया। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार शुरू कर दिया था, जिसने कुछ ही समय में मालदीव के नेताओं को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। उस वक्त ट्रैवल टूरिज्म प्लेटफॉर्म ने मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स और होटल को डी प्लेटफॉर्म कर दिया था, जिसके बाद भारी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। पिछले कुछ सालों में भारी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने घूमने के लिए तुर्की को चुना। साल 2023 में करीब 2.74 लाख भारतीय नागरिक घूमने के लिए तुर्की गए, जबकि 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों का यह आंकड़ा बढ़कर करीब 3.5 लाख पहुंच गया। भारतीय लोगों के बीच शादी करने, हनीमून में घूमने जाने के लिए और फैमिली ट्रिप्स के लिए तुर्की तेजी से पॉपुलर हो रहा था। लेकिन 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करके भारत को अपने खिलाफ कर लिया। तुर्की की मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाने में पाकिस्तान का पक्ष लिया, जिसका असर ये हुआ कि टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की का दौरा कैंसिल करना शुरू कर दिया। भारत की कई टूर कंपनियों ने तुर्की, चीन, अजरबैजान की बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दी। बात अगर तुर्की को भारतीय पर्यटकों से होने वाले फायदे की करें तो तुर्की की सरकार ने 2025 में भारतीय टूरिज्म से $300 मिलियन तक की इनकम करने की उम्मीद जताई थी। अगर बहिष्कार लंबे समय तक चलता है तो अनुमान है कि 150 से $200 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। वहीं टूरिज्म सेक्टर से जुड़े होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड्स को मिलाकर नुकसान 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। वहीं भारतीय काफी खर्च करने वाले माने जाते हैं। वो चीनियों की तरह खर्च करने में कंजूसी नहीं करते। भारत का एक पर्यटक मालदीव या तुर्की जैसे देश में जाकर $2500 से ज्यादा खर्च करता है। इसके अलावा शादी और अन्य तरह के आयोजन के लिए भी भारतीय लोग तुर्की जाते हैं। शादी का खर्च और भी ज्यादा होता है, जिससे भारत का बहिष्कार तुर्की को भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत जैसे देशों के पर्यटकों का बहिष्कार सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक संकट भी दे सकता है। सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ही नहीं, कई और भी सेक्टर हैं जिसमें भारत तुर्की को झटका देने के लिए सोच रहा है। भारत के बाजारों में अचानक तुर्की के सेब गायब हो गए। भारतीय कारोबारियों ने ईरान, अमेरिका और न्यूजीलैंड से सेब खरीदना शुरू कर दिया। भारत ने तुर्की के साथ व्यापार को $20 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बनाई थी। भारत के सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार एक ऐसे देश से बातचीत नहीं कर सकती जो आतंकवादी देश का समर्थन करे। ये थी आज की बड़ी खबरें। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विक्रांत।